आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य। अभयारण्य को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडियन नेशनल पार्क बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी छात्रों को ये समझ में आना चाहिए कि आखिरकार राष्ट्रीय अभयारण्य बनाए क्यों जाते हैं और राष्ट्रीय अभयारण्य का मतलब क्या है, ये आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अभयारण्य का मतलब क्या है। तो कोई ऐसा छात्र है जो मुझे बता सकता है कि भाई राष्ट्रीय अभयारण्य का मतलब क्या है? कोई है ऐसा छात्र? थोड़ा बहुत भी आइडिया दीजिए कि राष्ट्रीय अभयारण्य का मतलब क्या होता है। नो आइडिया? चलिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय अभयारण्य का मतलब होता है कि एक निश्चित एरिया को कवर कर देना। कोई जंगल झाड़ वाला इलाका हो जहाँ पे जीव जंतु रहते हो और जहाँ पर ऐसे जीव जंतु रहते हो जिनकी जान को खतरा है और उनकी आबादी भी क्या है, कम बची है, और आगे के जनरेशन उसको देख सके या उसकी प्रजाति को बचाया जा सके, या जितने भी जीव जंतु विलुप्त होने की कगार में हैं उनको बचाया जा सके। इसीलिए भारत में राष्ट्रीय अभयारण्य बनाए जाते हैं। क्लियर है? आया समझ में? जैसे हाथी है, गैंडा है, सफ़ेद टाइगर है, सफ़ेद शेर है, चीता है, बाघ है, या बहुत सारे पक्षी हैं, या जो जलीय जंतु हैं, जलीय जीव हैं, इन सब की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा एरिया उसकी बाउंड्री बना दी, और बाउंड्री बनाने के बाद वहाँ पर गार्ड लगा दिए जिसको फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है, और वो प्राकृतिक तरीके से अपना वन का जीवन जिए और उनको कोई मारे नहीं, उनकी जनसंख्या को कोई कम ना कर पाए। इसीलिए राष्ट्रीय अभयारण्य बनाए गए। आपको बता दें, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ादी के बाद भी तब हमारे देश में जो जंगली जीव हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वन में रहने वाले जो जीव हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो अत्यधिक हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उनकी जो जनसंख्या है वो अत्यधिक हुआ करती थी, और इतनी ज़्यादा जनसंख्या हुआ करती थी, लेकिन क्या करें, कई सारे राजा महाराजा, ठीक है, कई सारे राजा महाराजा उनको अपने शौक के लिए शिकार किया करते थे। और आपको बताते जैसे बड़े बड़े जो जीव होते हैं, बड़े बड़े जीव कैसे, जैसे हाथी हो गया, गैंडा हो गया, जिराफ हो गया, और कुछ जलीय जीवन जैसे घड़ियाल हो गया, जैसे मगरमच्छ हो गया, जैसे आपने देखा होगा एक दरियाई घोड़ा होता है ना। तो इन सब की हड्डियाँ, इन सब की खाल और इन सब की जो चमड़ी होती है वो कई सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और कई लोग क्या करते हैं कि शान शौकत के लिए अपने घर में रखते हैं कि भैया हमने एक ज़माने में इसका शिकार किया था। तो उस समय शेर मारने का, बाघ मारने का कंपटीशन हुआ करता था। तो इससे क्या हुआ, जब लगातार राजा लोग इसका शिकार करते थे, या जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार आई तो ब्रिटिश सरकार भी इसका शिकार करते थे, नतीजा बाघों की जनसंख्या में, शेरों की जनसंख्या में धीरे धीरे क्या आने लगा, डाउनफॉल आने लगा। धीरे धीरे ये लोग क्या होते जाए, इनकी जनसंख्या कम होती गई। और आपको बता दें, इतनी ज़्यादा जनसंख्या इनकी कम हुई कि हमारे देश को एक एक्शन लेना पड़ा कि हम अब क्या करेंगे कि अब ये जो जीव हैं, जंगली जीव हैं, इनकी सफाई पे या इनकी मार पे रोक लगा देंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इनको मार नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति इनको शूटिंग नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इन जीवों की खाल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति हाथी का जो सफ़ेद दांत होते हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब जैसे हाथी इतना बड़ा जीव होता है तो हाथी को क्या करते थे, मार डालते थे और उसके जो दांत है वो निकाल लिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन बनाने में और चूड़ियाँ बनाने में, और भी जैसे चाकू का जो हत्था होता है, तलवार का जो हत्था होता है, उसके बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे। अब अगर हाथी के पूरे दांत निकाल देंगे तो हाथी की प्रकृति क्या हो जाती है कि फिर वो मर जाता है, क्योंकि उसके इतने मजबूत दांत होते हैं, वो मर जाता है। तो अब देखिए, केवल और केवल दांत के लिए इतने बड़े जानवर को मारना तो ये तो बेकार बात थी। इसीलिए पूरे भारत में ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया, समझिएगा ध्यान से, पूरे भारत में ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर ये पूरे के पूरे जीव रहते हैं। तो क्या किया गया, उसी जगह में एक बाउंड्री बना दी गई, और वहां पर फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति की गई, जहां पर 24 घंटे
जहाँ पे 24 घंटे वो गार्डिंग करते हैं, देखते हैं कि जो जितने भी जीव हैं वो सुरक्षित है या नहीं। अगर वहाँ के जीवों को कोई दिक्कत आती है, बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो ये गार्ड लोग क्या करते हैं, उनके लिए डॉक्टर बुलाते हैं और बाकायदा उसको बेहोश करके उसकी बीमारी भी ठीक करते हैं या उसका दवाई या उपचार करते हैं। ठीक है। और इस अभ्यारण्य को बनाने से क्या हुआ, इस अभ्यारण्य को बनाने से ये हुआ कि जो विलुप्त होती प्रजाति थी उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई, और इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई कि कुछ प्रजाति तो ऐसी हैं जो आपको बता दें विलुप्त होने के कगार से वापस आ चुकी है, यानी उनकी अच्छी खासी जनसंख्या हो चुकी है। कई बार एग्जाम में आता है एक सींग का गैंडा, कई बार एग्जाम में आता है एक सींग का गैंडा। और एक सींग का गैंडा कहाँ पाया जाता है भाई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में केवल और केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ही अपने एक सींग गैंडे के लिए फेमस है ना। अब कहाँ पर है? असम में। कौन सी नदी के किनारे? रंगा नदी के किनारे, काजीरंगा नदी के किनारे। लेकिन मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र हम बोल देते हैं। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अब देखिए वहां पर जो एक सींग का गैंडा है वो क्या है? वो विलुप्त होने की कगार में है। ठीक है। अब उसकी प्रजाति मिलना संभव नहीं है। तो जो भी थोड़े बहुत बचे हैं तो प्रयास ये किया जा रहा है कि उन्हीं की जनसंख्या से और जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की जाए। आए समझ में? और इन्हीं को संरक्षण देने के लिए वो आगे जी सकें, उनका कोई गलत उपयोग ना करे, दुरुपयोग ना करे, मारे नहीं, बेचे नहीं, इसलिए एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया जाता है। क्लियर है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो 1936 में लगभग बना था। भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। पहले ये हमारे उत्तर प्रदेश में आता था, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। अब यह किस में आता है? अब यह उत्तराखंड में आता है। इसका नाम जिम कॉर्बेट है, लेकिन इसका अभी नया नाम कर दिया गया है। ठीक है, आया समझ में? कुछ राम करके किया गया है ना, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? तो आप लोगों के समझ में आया कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए गए? आप लोगों के समझ में आया? ठीक है। अब जैसे एक और राष्ट्रीय उद्यान है, आपने सुना होगा भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान, है ना, भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान आपने देखा होगा, ये केवल और केवल किसने फेमस है? ऑलिव रिडले कछुआ। ऐसे तो बहुत जीव है इसमें, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? ऑलिव रिडले कछुआ। ये कछुए की एक अनोखी प्रकार की प्रजाति है और ये विलुप्त होती प्रजाति है। और आपको बता दें, इस प्रजाति के जो कछुए होते हैं, समुद्री कछुए होते हैं, वो अंडा देने के लिए समुद्र से बाहर निकलते हैं और जहां पर जाते हैं वो भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको बता दें, उनको संरक्षण दिया जाता है। और सरकार का तो ये भी आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति तस्करी करते हुए पकड़ा गया या किसी जानवर को मारते हुए पकड़ा गया या किसी जानवर को मार दिया, तो जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, वो उस व्यक्ति को सीधे गोली मार सकते हैं। और जो व्यक्ति क्षति पहुंचाते हैं जंतुओं को, उनको पोचर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोचर्स। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे भारत के किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, कोई भी छात्र लिखेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन में देखेगा और पढ़ेगा, समझेगा, स्मरण करेगा, है ना। आया समझ में? ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। आपको केवल और केवल क्या करना है? हमारा टोटल फोकस, ध्यान दीजिएगा सभी छात्रों, हमारा टोटल फोकस उत्तर प्रदेश पुलिस 52,699 पदों के लिए है। और जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अगर उसने, ध्यान दीजिएगा, अगर उसने उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको बता दें उसको फिर ज़्यादा दूसरी सरकारी नौकरी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस अपने आप में विशाल है। और इस लेवल का अगर आपने पढ़ लिया तो दिल्ली पुलिस हो गया आपका, यूपी SSS पेट हो गया, लेखपाल हो गया और फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ये सारे एग्जाम आपके निकल जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य होते क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो होते क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों या विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण एवं पर्यावरण बचाव के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ताकि ऐसे जो जीव है जो विलुप्त होने के कगार में है, उनको हम एक संरक्षण
प्रदान कर सकें, ठीक है, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको देख सके। एक टाइम तो इतना भयंकर शिकार होता था, इतनी भयंकर चोरी होती थी कि अगर उसमें रोकथाम ना लगाया जाता तो आज ये शेर चीते कुछ नहीं बचते, और शेर चीतों को आप केवल यूट्यूब फोटो इस सब में ही देख पाते, ठीक है। चलिए, नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा नियम होते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होती है और राष्ट्रीय पार्क अलग होता है। ये पूरे भारत सरकार द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। देखिए, कहीं पर भी किसी भी संस्था में अगर नेशनल शब्द आएगा, नेशनल, तो समझ जाइएगा कि उसका रख रखाव केंद्र सरकार कर रही है। कौन कर रही है? केंद्र सरकार। चाहे कोई योजना हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई योजना हो, अगर राष्ट्रीय हिंदी में या नेशनल इंग्लिश में आ गया तो उसका रख रखाव कौन करेगी? केंद्र सरकार, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें पर्यटन की इजाजत नहीं होती है, ठीक है। इसमें पर्यटन की इजाजत नहीं होती है। इन शेरों का निर्माण, स्थापना और सीमाएं भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। और भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली के नाम से, किसके नाम से? हैली के नाम से स्थापित किया गया था, और जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। अब क्योंकि जिम कॉर्बेट भाई साहब तो अंग्रेज के थे, और हमारा भारत ये हिंदू राष्ट्र और कई सारे यहाँ पे हैं, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, इसका नाम चेंज कर दिया जिम कॉर्बेट से, इसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। रामगंगा, गंगा नदी बहती ना वहाँ से, इसलिए। क्लियर है? तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि भैया भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है, तो उत्तर होगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर इसका बोलते कि नया नाम क्या है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ भी देख लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में, ठीक है। हमारे भारत का द्वीप क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में है और समुद्र से उभरा हुआ क्षेत्र है, और किस श्रेणी का हिस्सा है? किस श्रेणी का हिस्सा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार? हिमालय श्रेणी का हिस्सा। तो आप बिल्कुल बोलोगे, बिल्कुल सही है। पर अगर हिमालय ना बोले तो, अगर हिमालय ना बोले तो कौन सी श्रेणी बोलोगे? अराकान योमा। क्या बोलोगे? अराकान योमा। अगर आपको हिमालय श्रेणी ना बोले तो उसमें बोल देना अराकान योमा श्रेणी का, ठीक है। देखिए, भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में जो हमारा हिमालय है वो ऐसे चाप के आकार का बना है ना, और चाप से फिर सीधे ऐसे आया है, तो ये जो हिस्सा है यही है अराकान योमा, और इस तरफ म्यांमार है, इस तरफ क्या है? भारत। और ये बाउंड्री फिर बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो गई है, नीचे समुद्र है, विलुप्त हो गई है, और जहां पर ये फिर वापस निकल आई है ना, ऐसे घूम के निकल आई है, यही है अंडमान और निकोबार। यानी कहीं ना कहीं ये हिमालय पर्वत श्रृंखला ये समुद्र के नीचे से कंटिन्यू है। और ये कैसे कंटिन्यू है? अंडमान निकोबार से सीधे कहाँ चली गई है? इंडोनेशिया की तरफ चली गई है। और अंडमान निकोबार हिमालय पर्वत श्रेणी अराकान योमा का ही उभरा हुआ भाग है, और ये इतना ज़्यादा उभर गया कि समुद्र की सतह से ऊपर चला गया, और जब ऊपर चला गया बाढ़ का पानी या समुद्र का पानी उतना ऊपर तक नहीं जा सकता था, तो वहाँ पर जीवन पनपने लगा, वहाँ पे लोग आ गए, बसने लगे और अपनी समृद्धि करने लगे, जनसंख्या को बढ़ाने लगे, ठीक है। तो दो नाम दोगे, अराकान योमा नाम दोगे, और क्या नाम दोगे? हिमालय पर्वत श्रेणी। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। गोंडवाना धरती का हिस्सा मत लगा देना, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि अंडमान निकोबार किस धरती का हिस्सा है, तो गोंडवाना मत लगाना, इसलिए क्योंकि ये नवनिर्मित है। अंडमान निकोबार क्या है? नवनिर्मित है, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? साउथ बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है भैया? अंडमान और निकोबार। पहला मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। मरीन का मतलब देखो होता है, मरीन का मतलब मरीन पानी, एक तरफ क्या है? पानी है, अब पानी के किनारे जगह है, तो पानी के किनारे जो भी जगह होगी उसको मरीन बोला जाएगा। तो ये बोल रहा है कि मरीन राष्ट्रीय नेशनल पार्क मतलब ऐसा नेशनल पार्क जो पानी के नजदीक है, या जो समुद्र के नजदीक है, या जो समुद्र से क्या है? लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। कहाँ पे है भाई? जामनगर। कहाँ पे है? जामनगर, ठीक है। पहला क्या है? मरीन नेशनल पार्क
ये हमारे भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है, यानी पानी से सटा हुआ नेशनल पार्क है। कच्छ की खाड़ी में है, जामनगर में। और ये कहाँ पे है भाई? गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, जब भी जामनगर का नाम आता है, जब भी जामनगर का नाम आता है तो एक चीज़ और याद रखनी है आपको, विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? जामनगर। जामनगर की रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। अब अगर मैं आपको बता दूं, आप पूछोगे सर कौन सा ऑयल का रिफाइनरी है, क्या खाने वाला डालडा? नहीं, कच्चे तेल की रिफाइनरी, क्रूड ऑयल की रिफाइनरी, सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अभी तो खैर मैंने इसकी फोटो नहीं डाली है, अगर इसकी फोटो मैं दिखाऊंगा आपको तो आपको लगेगा कि ये तो अलग ही संसार है, इतना बड़ा रिफाइनरी। पाइप ही पाइप दिख रहे हैं आपको, ठीक है, आए समझ में। और कौन सी कंपनी इसको हैंडल करती है? कौन सी कंपनी? रिलायंस, बिल्कुल सही, रिलायंस कंपनी इसको हैंडल करती है। क्लियर है? रिलायंस कंपनी इसको हैंडल करती है। तो ये चीज़ आपको समझना है, एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा समझते जाना है, ठीक है। आगे, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? ये बताइए। ये मणिपुर में है। और कौन सी झील में है ये लोकतक झील में है। क्या? लोकतक झील के अंदर है। और लोकतक झील के अंदर इसका नाम क्या है? कैबू लामजाओ। क्या नाम है भाई? कैबू लामजाओ, ठीक है, कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये काफी बार एग्जाम में आता है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? हमारे देश का कैबू लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। और मणिपुर में भी लोकतक झील के अंदर है और मीठे पानी की झील है। ये कौन सी झील? मीठे पानी। सभी छात्रों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ। अगर मैं तेज चल रहा हूँ तो बताओ, थोड़ा सा स्पीड धीमे कर लेंगे, ठीक है। पर ध्यान कंठस्थ होके कान लगा के सबको, वो बोलते हैं ना, सुन, कान लगा के सुन ले, बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे तो कान लगा के तुम लोग सभी सुनो कि क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। एक बार अगर आपने कंठस्थ होके सुन लिया ना, आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अब हम एक एक करके देखिए। ये रिवीजन पार्ट है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आ सकता है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद सभी छात्र आ गए हैं। इस लेक्चर के बाद आपको एक उत्तर प्रदेश पुलिस का हम लोग सिलेबस बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस क्या क्या है और आपको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, राजस्थान। अब हम ये पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में बार बार और हमेशा यही पूछा गया है, क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाएगा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में केंद्र लेवल या राज्य लेवल में पूछा भी जाए। पहले क्या है भाई? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। जितने भी ये सब कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क यानी थार, इसको क्या बोलते हैं? थार मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, लेकिन ये इसका दूसरा नाम थार मरुस्थल राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी आ सकता है। तो समझ जाइएगा कि थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में है ना। 60% हिस्सा कहाँ पे है उसका? राजस्थान में है ना। तो कहाँ का आ जाएगा फिर आप? राजस्थान का। दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का? राजस्थान का। घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं इसको, घाना पक्षी विहार, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है, ठीक है, ध्यान देना। जहां पर भी पक्षी विहार आएगा ना, जहां पर भी पक्षी विहार आएगा, समझ जाइएगा कि वहां पर पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। आपको एक चीज बता दें, बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो कम से कम 2-2, 3-3, 5-5 हजार किलोमीटर उड़ के हमारे भारत में अंडे देने आते हैं। आपको बता दें क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य 3 रेखाओं के बीच ही लंबवत चमकता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अभी हमारा उत्तर प्रदेश में गर्मी है, अभी हमारे भारत में गर्मी है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे भारत में गर्मी है। और भारत कौन सी रेखा में आता है? कर्क रेखा। मतलब सूर्य कर्क रेखा में लंबवत चमक रहा है। और जब हमारे भारत में सर्दी आएगी
तो समझ जाइएगा कि सूर्य मकर रेखा में लंबवत चमक रहा है। क्लियर है? और हमेशा कहाँ लंबवत चमकता है? भूमध्य रेखा। वहां पर ना तो सर्दी होती है ना तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है। यह है समझ में? क्लियर है? ओके। बहुत सारे देशों में क्या होता है कि वहां पर हमेशा सर्दी रहती है या अत्यधिक सर्दी हो जाती है ना, तो वहाँ के चिड़िया थोड़ा बहुत गर्मी झेलने के लिए हमारे यहाँ पर छुट्टियों पे आते हैं। ठीक है, जैसे अपन गोवा पे जाते हैं ना, तो वो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, और जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो उस राष्ट्रीय अभयारण्य का जो नज़ारा होता है वो देखते ही बनता है। मतलब ऐसे पक्षी जो अभी कभी आपने देखा नहीं होगा, है ना, सुंदर सुंदर पक्षी, तो वो यहाँ पर अंडे देने आते हैं, और उसके बाद जब उनकी जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो फिर वापस अपने देश लौट जाते हैं, और उसके बाद फिर वापस भी आते हैं। हर साल उनका आना होता है, उसी क्षेत्र में आना होता है। नतीजा क्या किया? उस क्षेत्र को कवर करके राष्ट्रीय अभयारण्य बना दिया, ताकि ये लोग क्या रहे? संरक्षित रहे। ठीक है, चलिए। अच्छा, केवला देवी तो हो गया यहाँ पर। ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य ये भी कहाँ का है? राजस्थान का है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? राजस्थान में। देखिए, इसके नाम से ही पता लग जाएगा, इसके नाम से ही पता लग जाएगा ये क्या है भाई? माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू क्या है? एक पर्वत है अरावली श्रृंखला में। अरावली श्रृंखला जो विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला, क्या नाम है उसका? अरावली। और आपको एक चीज और बता दें, अरावली में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, पर जीवाश्म एक भी नहीं पाया जाता। और माउंट आबू एक पर्वत है, अरावली श्रृंखला का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत। अरावली श्रृंखला का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत, जहां हमारा कुंज बिहारी पर्वतारोहण कर रहा था। ठीक है, क्यों तुम्हें सुबह सुबह नींद आ रही है? हाँ, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? ये जंग कैसे जीती जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की? क्यों? आगे बढ़े। माउंट आबू, ध्यान दीजिएगा, माउंट आबू राजस्थान की अरावली श्रृंखला की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। तो पहले नंबर की कौन है? गुरु शिखर। पहले नंबर की कौन है भाई? गुरु शिखर है। आए समझ में? गुरु शिखर को हटाओ, वो तो पहले नंबर का है ही। माउंट आबू में फोकस करो। यहीं पर दिलवाड़ा का मंदिर है जो जैन भगवान को समर्पित है, जिसको बोलते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आए समझ में? क्लियर है? और एकदम शुष्क इलाका है और सूखा क्षेत्र है, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से भी ज्यादा गर्मी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए, राजस्थान में क्लियर हुआ। ये पीडीएफ आपके पास पहुंचेगा, और ध्यान दीजिएगा, जितने भी राष्ट्रीय अभयारण्य भारत के आएंगे ना, इस पीडीएफ से बाहर नहीं आएगा। तो इस पीडीएफ में के सभी राष्ट्रीय अभयारण्य को रख लीजिएगा। हालांकि एक बार में याद नहीं होंगे, बार बार पढ़िएगा। क्लियर है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अभयारण्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अभयारण्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जंगल कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो वन है वह किस प्रकृति के वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और इन वनों में सबसे ज्यादा कौन सी लकड़ी पाई जाती है? सागवन। बहुत बढ़िया, सागवन। ठीक है, जब आप इंदौर के आगे जाओगे, इंदौर के आगे मऊ है, और मऊ के आगे ओमकारेश्वर है। आपको पता होना चाहिए, ओमकारेश्वर एक बांध भी है, बांध भी है जो नर्मदा नदी के ऊपर है। तो हम एक बार गए, पापा, हम छोटे छोटे थे, 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो पापा हमको घुमाने ले गए। ओमकारेश्वर मंदिर भी है ना, शिवलिंग वहाँ पे है। तो जब ट्रेन से जा रहे थे ना हम लोग, तो हमने अगल बगल देखा कि ट्रेन पूरा जंगलों से जाती है, पूरा जंगलों से। ठीक है, और इतने भयंकर जंगलों से जाती है कि एक लाइन से आपको सागौन, सागौन के ही पेड़ दिखेंगे, कोई दूसरा पेड़ नहीं दिखेगा, सागौन का ही पेड़ दिखेगा, और उसकी पत्ती इतनी चौड़ी। ठीक है, मन में जाओगे तो मन में लालच आ जाएगा भैया कि एक आध बोझ काट लो, घर में पलंग बनवाएंगे, गांव में घर में, या खटिया बनवाएंगे, या मछिया बनवाएंगे, या कुर्सी बनवाएंगे, ऐसे करके। पर आपको पता है क्या, वो चाह कर भी आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अरे राष्ट्रीय अभयारण्य, पेड़ काटोगे गोली मार दी जाएगी, है ना। तो जान ज्यादा प्यारी है सागवान, सागवान। आए समझ में? बॉयज एंड गर्ल्स, एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में भूगोल का कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश लगाएंगे। क्लियर है? उत्तर मध्य प्रदेश लगाएंगे। हालांकि आपको एक चीज बता दूं, एक लेक्चर में अलग से लूंगा, एक लेक्चर में अलग से लूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वैसे कहाँ पे है?
मध्य प्रदेश में। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा ढका हुआ, जंगलों से ढका हुआ जो राज्य है वो दूसरा है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा है। शाबाश, गलत बताया। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहला 12 पूछा जाने वाला कान्हा राष्ट्रीय पार्क। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आज समझ में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन आपको बता दें, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये MP प्लस MH, MH का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये बाउंड्री में स्थित है। ये क्या है? ये बाउंड्री में स्थित है। पर अगर क्वेश्चन में आ गया कि पेंच राष्ट्रीय पार्क कहाँ लगाना है, तो मध्य प्रदेश लगाना। MH यानी महाराष्ट्र मत लगा देना, क्योंकि आयोग ने जो आंसर माना है वो क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? ठीक है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। ठीक है, तो पन्ना में क्या पाया जाता है? हीरा। आया समझ में? क्लियर है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, शिवजीत बताएगा, बहुत ज्यादा बोल रहा है। शिवजीत बताएगा कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, और कोई दूसरा शिवजीत न बन जाना। बता, ज्यादा बोल रहा था ना, बता। ब्लैंक ब्लैंक हो गए? नर्मदा होगी पक्का? ताप्ती नहीं होगी? ताप्ती होगी नहीं तो ताप्ती कहाँ बहती है? लालापुर से। हाँ, बताओ, नर्मदा तक की ताप्ती? कंफर्म नहीं? एग्जाम में आके तो क्या करोगे? नर्मदा। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी? नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती। और देखो, ऊपर नर्मदा बहती है, नीचे ताप्ती, दोनों के बीच में सतपुड़ा श्रेणी। क्लियर है? आए समझ में? और विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी, जो दोनों कहाँ जाती हैं? पश्चिम की ओर, और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कब तुम्हारा खून खोलेगा? हाँ, कब तुम्हारा खून खोलेगा? बताइए, खोलेगा भी कि नहीं खोलेगा? ये बताइए। चलिए, वन विहार पार्क ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, संजय नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्यों? शिवजीत, कूनो नदी भी है, पता है ना? किसकी सहायक नदी है? यही बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। पूछा यहाँ पे, खौफ उधर है। हाँ भाई लवलेश, ये बताओ, कूनो नदी किसकी सहायक नदी है? अरे वाह, शाबाश। अभी नर्मदा बताए तो नर्मदा का हो जाएगा है? क्यों? अरे चंबल की नहीं है कूनो नदी, चंबल की। शिप्रा के ऊपर नदी कौन सी है? कूनो ही तो थी, याद है ना? और वहीं पर बना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे भैया? मध्य प्रदेश में। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है? मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, जीवाश्म वाला राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? जीवाश्म वाला। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है, आया समझ में? अब सुनो ध्यान से बॉयज एंड गर्ल्स, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? कितने जिले? 11 की 12? 11 जिले। ठीक है, अच्छा ये बताइए, हम भी बॉर्डर क्षेत्र के हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्र का है। मतलब जहां पर ऐसी गर्मी आ रही होगी, गर्मी लग रही होगी, तो मध्य प्रदेश में भी गर्मी लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? है ना? तो मध्य प्रदेश में तो कभी भी नारियल उग ही नहीं सकता। उग सकता है कभी? मध्य प्रदेश में कभी कल्पना कर सकते हो कि नारियल उग सकता है? नारियल, वो पीने वाला नारियल नहीं उग सकता है। मध्य प्रदेश में नहीं उग सकता नारियल, तो कहाँ उगेगा नारियल? बताइए। केरल में। अरे यार, एक एक करके बोलो।
दक्षिण भारत में वही है ना। और दक्षिण भारत में भी कहाँ पे? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, थोड़ा बहुत गोवा में और मुंबई में भी। मानते कि नहीं बात? क्यों 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 वहां उग रहा है? वो क्यों उग रहा है वहां पे? नारियल क्यों उग रहा है? दक्षिण क्षेत्र में नारियल क्यों उग रहा है? क्योंकि वह भूमध्य रेखा के नजदीक है। कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। लेकिन आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जबलपुर से खोदने पर, खुदाई पर नारियल का पेड़ और नारियल का जो ये फल होता है, ये पाया गया है मध्य प्रदेश से खुदाई करने के दौरान। तो मध्य प्रदेश में इसका मतलब पहले नारियल का पेड़ होता रहा होगा। तो मध्य प्रदेश में जो नारियल का पेड़ है वो कैसे होता रहा होगा, जब अभी तो पर्णपाती वन है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बारिश कम होती है, तो कैसे नारियल का पेड़ होगा वहां पे? और खुदाई के दौरान पाया गया है? बताइए विद्यासागर, ऐसा क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि मेरी बात नहीं सुन रहे हो और मनोजा से बातें कर रहे हो? खैर छोड़िए, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो नारियल है, नारियल का पेड़ भी पाया गया, नारियल का जो फल है वो भी पाया गया। गोंडवाना धरती के अंतर्गत था, ये गलत है। ये करेक्ट आंसर है कि जब भारत गोंडवाना धरती से टूटा था और उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा था, तो भारत एक लंबे समय तक भूमध्य रेखीय क्षेत्र में था। और भारत का सभी क्षेत्र, भारत का जो गोंडवाना धरती का क्षेत्र है, वो सभी क्षेत्र एक समय तक कहां पर था? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में था। तो जब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारत आया, तो भारत की जलवायु भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाली हो गई। और नतीजा, आज जहां पर टेम्परेचर कम है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वहां बहुत लंबे समय पहले, करोड़ों साल पहले, नारियल और जो भी ठंडे इलाके में होता है, दक्षिण इलाके में होता है, वो सब पाया जाता था। आप समझे? अगर पीसीएस के मुख्य परीक्षा में आओगे तो क्या लिखोगे कि उस समय हम मनोजा से बातें कर रहे थे? और सुन लो मनोजा, तुम्हें बातें करते ना देखे हम, ठीक है? हमसे बोलो, हम बातें करने को तरसते हैं। हमसे बातें करो भाई, हमसे बातें करो। क्यों नहीं कर सकते हमसे बातें? क्यों हम अच्छे नहीं दिखते? जो भी देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, एक चीज बता दूं, समय कम है और टारगेट ज्यादा है, ठीक है? सबसे बड़ी चुनौती है अपने पास, एक एग्जाम है, तो बातें न कीजिए, पूरे सिलेबस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? मध्य प्रदेश सारे क्लियर हुए? मध्य प्रदेश सारे क्लियर हो गए आप लोगों के? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलो आगे बढ़ो। अरुणाचल प्रदेश का बार बार एक ही पूछा जाने वाला, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश का बार बार एक ही पूछा जाने वाला, क्या? नाम दफा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है? बार बार यही पूछा जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर अरुणाचल प्रदेश की बात होगी तो। क्लियर है? आए समझ में? क्यों? कौन सा दर्रा है वहां पे शिवजीत? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है? नहीं पता? शाबाश, ठीक है? आज पता है क्या, कंटिन्यू मेरी क्लास है 6-7 घंटे, ठीक है? आज मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, ये मैं लाइव बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? दिहांग दर्रा, और दिहांग दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है, और इसी कारण नदी को भी दिहांग बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? दिहांग। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? याक। आपने पढ़ा होगा याक, ठीक है? ऐसा नहीं है, ये पहाड़ी सांड है, और क्योंकि पहाड़ों में ठंड ज्यादा होती है, ठीक है, तो आपको बता दें इन लोगों को चमकने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इनके बाल होते हैं सुंदर सुंदर, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं कि इनको पूरा पूरा कवर करके रखते हैं ताकि ठंड ना लगे। क्लियर है? चलिए और देखिए, हरियाणा का भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एक ही पूछा जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे भाई? हरियाणा में है। और एक चीज आपको बता दें, हरियाणा में भारत में सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पे है? मतलब कम लिंग अनुपात का मतलब कि यहाँ पर 1000 पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं हैं वो कम हैं, ठीक है? आए समझ में? हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम है। सबसे ज्यादा कहाँ का है? केरल का। वहां पर आपको बता दें पुरुषों से ज्यादा क्या हो गई? लड़कियां हो गई। लेकिन ओवरऑल अगर हमारे भारत का देखा जाए,
तो लिंग अनुपात क्या है भारत का? 1000 पुरुषों में 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं अब। यानी कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो लिंग अनुपात है वो क्या चल रहा है? बैलेंस चल रहा है। ठीक है, आए समझ में? देखिए तो हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? हरियाणा में। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पे है? हरियाणा में है। और हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम क्या है? गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम। और पहले इसको क्या बोलते थे? गुड़गांवा। क्या बोलते थे? गुड़गांव। अभी इसका नाम क्या है? गुरुग्राम। अच्छा, मैं गुरुग्राम आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्या? बिल्कुल सही, इंटरनेशनल सोलर अलियांस। यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मुख्यालय है। और इंटरनेशनल सोलर अलियांस ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो भारत द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? भारत द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय भारत में। तो ये अपने लिए गर्व की बात है। भारत में भी कहाँ पे है इसका? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम। समझे आप? बहुत अच्छे समझे। दूसरा ये उत्तर प्रदेश। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का क्या? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क शिवांगी कहाँ पे है? अरे बोलो हमारे घर में, लखीमपुर में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर। सबसे ज्यादा जनजाति भी कहाँ रहती है? लखीमपुर में। क्लियर है? आए समझ में? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, सबसे ज्यादा जनजाति भी वहां रहती है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? चंदौली। ठीक है, नगरत करके आ गया। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी कैमरा ऑन है फिर बताता हूँ। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? चंदौली में। और ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कहाँ पूछा जाएगा? कौन सा पूछा जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। समझना है ध्यान से। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है? लेकिन इस बार किस्मत खराब रही, पीसीएस के पेपर में क्या पूछ लिया? चलिए, ठीक है, चलिए आगे। झारखंड में देखिए बेतला राष्ट्रीय पार्क बार बार पूछा जाने वाला, इंपॉर्टेंट है। बेतला राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे है भाई? झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? झारखंड में। और धीमा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? झारखंड में। शिवजीत, झारखंड उत्तर प्रदेश के किस जिले को टच करता है? कोई नहीं बताएगा, यही बताएगा सिर्फ। कोई दूसरा बोला उससे पूछ लूंगा। क्या करोगे तुम? बता, जल्दी बता रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं पता? बहुत बढ़िया। सोनभद्र। ठीक है, देखिए झारखंड में और कौन सा है? धीमा राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ पे है? झारखंड में। क्लियर है? और झारखंड ये हमारा राज्य सन 2000 में बना था। और कौन से राज्य से निकाला गया था? बिहार से निकाला गया था। क्लियर है? और झारखंड में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। वहां से दामोदर नदी निकलती है जो बंगाल का शुभ कही जाती है। और वो दामोदर नदी किसमें मिल जाती है? हुगली नदी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मणिपुर का बार बार पूछा जाने वाला, मणिपुर का बार बार पूछा जाने वाला और कई बार एग्जाम में आता है, रट लो, कैबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? कैबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क हमारे भारत में बार बार पूछा जाने वाला। ठीक है, कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कैसा उद्यान है? तैरता हुआ। कैसा? तैरता हुआ। और एक झील के अंदर है। और इस झील का नाम क्या है? लोकटक झील। क्या है? लोकटक झील। आए समझ में? शिवजीत, मणिपुर किस देश के साथ बाउंड्री बनाता है? म्यांमार के साथ में। सही बोल रहे हो। और वहां पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अराकान योमा मणिपुर में नहीं दोस्त, वो वहां पे है म्यांमार में। ठीक है, अरे मणिपुर की पहाड़ी कह दो यार। ठीक है, सिक्किम। अच्छा एक और रह गया ना, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ का है?
मणिपुर का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में सबसे ज्यादा किसको याद रखना है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? आए समझ में? आगे सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, आपको बता दें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जहां पर कंचनजंगा पहाड़ी है उसी की तलहटी में बना हुआ है। और कंचनजंगा पहाड़ी, ठीक है शिवजीत, नहीं वो छोड़, वो तो मुझे पता तुझे आ जाएगा, कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? वाह शाबाश, नेपाल हिमालय। ठीक है, अभी ढूंढ के बताना मुझे इस लेक्चर के बाद कि नेपाल हिमालय की असम हिमालय। ठीक है, ये ढूंढ के बताना मुझे। अगला देखो त्रिपुरा का। त्रिपुरा क्या है? क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। कौन सा पार्क है भाई? क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, याद रखना है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा कौन सा? क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। आए समझ में? कोई दिक्कत किसी को? क्यों शिवम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब हम पढ़ा रहे हैं। क्यों नवलेश, बताओ त्रिपुरा को कौन सा देश घेर के रखता है? कोई वहां बैठी है क्या? है नवलेश? अरे भैया नवलेश, हमें पता ही नहीं था कि बताओ, हमारी क्लास में 2 नवलेश है। बांग्लादेश, सुन के बता रहे, सुन के बता रहे पक्का? चलिए ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा जो हमारा देखिए जो राज्य है ना त्रिपुरा, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखना। क्लियर है? आया समझ में? और यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़िए। तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु में हमारे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? कन्याकुमारी। लेकिन भारत की सबसे अंतिम भूमि क्या होगी? रामेश्वरम। भारत की सबसे अंतिम भूमि क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम कौन सी जल संधि के पास है? पाक जल संधि। कौन सी खाड़ी के पास? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। ठीक है, और इसी खाड़ी में बना हुआ है राम सेतु। क्या बना हुआ है? राम सेतु। चलिए तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया ना गल्फ, गल्फ का मतलब ही खाड़ी होता है। क्या होता है? खाड़ी होता है। यानी मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। प्लानी पहाड़ी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। मुक्कुरुथी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु। हुनीडे नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। आए समझ में? क्लियर है? इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, क्योंकि प्लानी एक पहाड़ी भी है ना। प्लानी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आए समझ में अच्छे से? चलो फिर पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? ओडिशा। राष्ट्रीय पार्क जानने से पहले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट या फिर उत्तरी सरकार तट। ठीक है, आए समझ में? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे है? ओडिशा में। संस्कृत बोली कहाँ बोली जाती है? ओडिशा में। क्लियर है? आए समझ में? भारत का और विश्व का भी सबसे बड़ा बांध कहाँ पे है? ओडिशा में। कौन सी नदी पर? महानदी। नाम क्या है उसका? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कितना लंबा? 25.2 किलोमीटर। कितना? 25.2 किलोमीटर लंबा। अब आगे इसको पढ़ते हैं। ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में ये भीतरकनिका है। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है, किस टाइप का पार्क है ये? ऑलिव रिडले कछुए को संरक्षण देने वाला पार्क है। ठीक है, सिमली राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे है? ओडिशा में। और क्या है? नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर ये भी कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है, आए समझ? क्लियर है? आगे देखिए चिलिका झील अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे है? नाम से ही पता लग रहा है। तो इसमें ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं। भीतरकनिका तो कई बार पूछा जाता है, चिलिका झील अभ्यारण्य ये भी पूछा जाता है। तो जब ना याद आए कि चिलिका है तो चिलिका नाम समझ लो, चिलिका है ना।
और सीधे कहाँ पे कर दो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। मिजोरम, ठीक है। अब क्या है, मिजोरम, क्लियर है। मिजोरम क्या है, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, मिजोरम में। फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ पे है, मिजोरम में। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला राष्ट्रीय पार्क मिजोरम से, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला राष्ट्रीय पार्क मिजोरम से कौन सा है, फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम में। और डांभा अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे है, मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में मीजो की पहाड़ियां हैं जो हिमालय का ही हिस्सा है, आया समझे। और यहाँ पर मीजो जनजाति पाई जाती है, क्लियर है। और यह देश, ध्यान दीजिएगा, यह देश जो है बांग्लादेश और आपको बता दें ये आपका म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाता है, ये अपना मिजोरम, क्लियर है। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को। चलिए जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को पढ़ने से पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर अभी क्या है, यूटी। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। पर सन 2019 से पहले, सन 2019 से पहले यह एक पूर्ण राज्य था। क्या था भाई, पूर्ण राज्य था। और यहाँ पर बाकायदा मुख्यमंत्री हुआ करता था। लेकिन 2019 में धारा 370 अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। धारा 370 को हटा दिया गया, ठीक है, आया सब में। और इस पूरे जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित और एक क्या है, लद्दाख केंद्र शासित। और दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, क्लियर है। अब यहाँ पर किसका राज चलता है, केंद्र सरकार का राज चलता है, क्लियर है, आया समझ में। एक चीज कई बार संविधान में पूछा जाता है कि धारा 370 किसको स्पेशल प्रावधान देता है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब प्रश्न पूछा जाएगा कि धारा 370 किस राज्य के लिए बनाया गया था या किसको स्पेशल प्रावधान देता था, तो उत्तर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क, बहुत बार पूछा जाने वाला। जम्मू कश्मीर का दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, और एक चीज बता दें, सलीम अली भारत में एक नहीं दो, ठीक है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। एक आंध्र प्रदेश हैदराबाद की साइड है और एक यहाँ पे है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। जैव मंडल रिजर्व कहाँ पे है, श्रीनगर में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीन इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये तीन, दाची ग्राम, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क या जैव मंडल राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, आए समझ में। ओके, आते हैं कहाँ पर, लद्दाख। लद्दाख भी क्या है, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, लेह। लद्दाख में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं भैया, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मनोज, बताओ। तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम्हें 1.5 साल हो गया इस एकेडमी में। बताओ फिर, नहीं बताया। हाँ मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ ना, कि जेठ के सामने जो नहीं बोलना होता है ना, वो तुम्हारा फिर एकदम जेठ से नीचे वाला लगता होगा कि तुमसे बातें कर लेते हो, है ना। दोनों बातें मत करो यार। इधर देख लो, लद्दाख में कौन है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, बार बार पूछा जाने वाला, हेमिस राष्ट्रीय पार्क और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। ऐसा में क्लियर है। हालांकि भारत का नहीं बोल सकते, लद्दाख का बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर का बोल सकते हैं, भारत का नहीं बोल सकते। लद्दाख का बार बार एक ही पूछा जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, आपको याद है, क्लियर है। हवाई हमें क्या नींद आ रही है, कल वैसे ही बारिश होने वाली थी, लाइट नहीं थी, है ना, कोई बात नहीं, अभी नए 1 महीने कोई बात नहीं, 1 महीने आज़ादी है, उसके बाद बोलेंगे। चलिए आगे, पश्चिम बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल का बार बार सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। जब भी सुंदरवन बोलता है तो याद रखना है कि सुंदरवन का डेल्टा है जो ब्रह्मपुत्र, हुगली, महानदी,
और स्वर्ण रेखा नदी, और आपको बता दें गंगा नदी, और मेघना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बनकर बनता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसी डेल्टा के नाम पर बना दिया गया बंगाल में सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान पार्क, ठीक है। और जो ये डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कौन से पेड़, सुंदरी वृक्ष। हालांकि मैंने सुंदरी वृक्ष देखा नहीं आजकल, आज तक कैसा होता है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलदपाला राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। गोरुवार राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ये 6 नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई, पश्चिम बंगाल में। कभी भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है, ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल की अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। उनकी पार्टी का नाम क्या है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। आए समझ में। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली भाषा बोली जाती है ना। क्या बंगाली भाषा को मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं में? नहीं है, बंगाली भाषा को मान्यता प्राप्त ही नहीं है। अरे भाई साहब, बंगाली भाषा 22 भाषाओं में से एक है जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तुम संविधान से खिलवाड़ करोगे नहीं ना। चलिए, जब भी बंगाल का नाम आता है ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे होता है, बंगाल में। रैंक 1 पे चावल की खेती में कौन है, पश्चिम बंगाल। दूसरे में उत्तर प्रदेश, है ना। अभी देखो धान का सीजन आ गया है, बिहार वाला लगा दिया कि नहीं है। अब यहाँ में तो फायदा ही फायदा है। हमने पिछले साल बोल करवा दिया था, इस बार धान ही धान पैदा हो रहा है अच्छा खासा। पश्चिम बंगाल, और पता है क्या, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा ये जो धान होता है, धान और चावल तो पैदा होता है, पर आपको बता दें ये लोग सबसे ज्यादा साबरमती नहीं बासमती चावल उगाते हैं लोग। कौन सा है, बासमती चावल। और बासमती चावल आपने देखा होगा कि बहुत बड़े होते हैं और क्या है, सुगंधित होते हैं, है ना। कुछ बासमती तो ऐसे होते हैं कि अगर वो उसका जो बालिया है वो लग गई और उसके किनारे से अगर आप पहुंचोगे तो उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है कि नहीं आती है ना। चलिए, पश्चिम बंगाल में एक और याद रखना है, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल। और जूट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। क्लियर है। आए समझ में। शिवजीत बताएगा बिना फोन में देखे कि पश्चिम बंगाल से कितने देश अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बस एक बनाता है कि 3 बनाता है? अच्छा ऑप्शन देता हूं, 1 2 3 4 3 एक। कौन सा, बांग्लादेश। अरे वाह क्या बात है। आज पता है क्या, एकदम गर्व से छाती फूली जा रही है तुम्हारे, इतना भयंकर तुम्हें आ रहा है। एक देश बाउंड्री बनाता है कि 3 देश बनाता है? हाँ, नेपाल नहीं बनाता बाउंड्री, भूटान नहीं बनाता बाउंड्री। हाँ भाई, 3 देश बनाते हैं, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। कितने लोग ये बात नहीं जानते थे? क्यों मतलब, तुम भी कंफ्यूजन में थे ना? कंफ्यूजन थे कि नहीं थे? पढ़ो तो हम। चलिए, असम का नया नाम क्या हो गया है, असम। असम का नया नाम क्या हो गया है, असम। इसके राष्ट्रीय उद्यान जानने से पहले सुन लीजिए। असम में बोडो भाषा बोली जाती है, असम में बोडो जनजाति भी रहती है, असम से ही मेघालय निकाला गया है। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी के किनारे और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और आपको बता दें, सादिया से धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग जलीय नंबर कौन सा, 2 घोषित किया गया है। क्लियर है, आए समझ में। ओके, असम में किसकी खेती होती है, चावल की, कॉफी की और चाय की। किसकी, चाय। ठीक है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप बना है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में आता है। चलिए, असम में देख लेते हैं मानस राष्ट्रीय पार्क।
ठीक है। मानस नदी किनारे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो या टैटू करवा लो यहाँ पे, ठीक है। कोई टैटू वाला बनाने वाला होगा ना, लिखवा लो यहाँ पे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए? एक सींग का गैंडा के लिए जाना जाता है, ठीक है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ओरांग राष्ट्रीय पार्क, डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, दिहांग पतकाई राष्ट्रीय पार्क और रायमोना राष्ट्रीय पार्क। रायमोना राष्ट्रीय पार्क आए समझे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये तीनों, मानस, काजीरंगा, नामेरी, ठीक है। असम मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, औरांग राष्ट्रीय पार्क, डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क और दिहांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का देखिए क्या है, कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क कहाँ पे बताइए? आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकट रमन वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में। मरुगवामी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। कावला राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में। नेलपत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू और अंडे का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के तट जो बंगाल की खाड़ी बनाता है क्या कहते हैं बताइए? कोरोमंडल तट, बिल्कुल सही। और आंध्र प्रदेश से सन 2014 में भारत का 29वां राज्य बनाया गया था, क्या? तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या? हैदराबाद। क्लियर है? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बोरीवाली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुगामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, तनसा नेशनल पार्क ठाणे और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इसमें मैं आपको नहीं बता सकता ये कौन सा इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है। और जब भी देखो यहाँ पे एक नाम आया है ठाणे, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा इतिहास में आ सकता है कि भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जितने भी द्वीप समूह हैं, हमारे भारत में जितने भी द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान और निकोबार। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। हिमालय के बाद और कौन सी? अराकान योमान, ठीक है। कौन से सागर में है? बंगाल की खाड़ी। किसके नजदीक है? भारत की इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के नजदीक है, ठीक है, लेकिन है हमारे भारत का। आगे सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। अब ये सैडल पीक क्या है? ये चोटी है, अंडमान निकोबार की क्या है? चोटी है। काफी बार एग्जाम में आया है कि भैया सैडल चोटी कहां पर है? अंडमान और निकोबार। क्लियर है? आए समझ में? और देखो कौन सा है? महात्मा गांधी मैरीन, जिसको बंदूर राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। महात्मा गांधी मैरीन, जिसको बंदूर भी बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? अंडमान निकोबार। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये कहां पे है? अंडमान निकोबार। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे? अंडमान निकोबार। साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है, कहां पर? अंडमान निकोबार। आया समझे? यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है स्टेनली जनजाति, और बड़ी खतरनाक जनजाति है, मानव से संपर्क नहीं करती। और एक और जनजाति है जिसका आधुनिकरण हुआ है, कौन सी जनजाति? ओंग जनजाति, ठीक है। कौन सी? ओंग जनजाति। ओंग जनजाति छोटे कद के होते हैं, मोटे होते हैं, उनका नाक चौड़ा होता है शिवजीत के जैसे, ठीक है। बाल जो है क्या? घुंघराले होते हैं, सांवले कलर के होते हैं। क्लियर है? आए समझ में? सिर्फ बुरा ना मानना यार, ठीक है, वो तो मैंने जानबूझ के बोली है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में देखो, हिमाचल प्रदेश में क्या है? पिन वैली पार्क, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, कहां पूछा गया है, ठीक है। सिमलबरा राष्ट्रीय पार्क यहाँ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कभी भी हिमाचल नाम आएगा तो ध्यान दीजिएगा।
हिमाचल प्रदेश, जहाँ से सतलुज नदी होकर बहती है। ठीक है, रोहतांग दर्रा भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? आए समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट में करा जाएगा। ठीक है, बंद कर दो इसको, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ठीक है।